यदि वे वास्तव में मौजूद है तो हम इन सभी अतिरिक्त आयामों पर ध्यान क्यों नहीं देते? हम केवल 3 स्थान और एक समय आयाम क्यों देखते हैं? सुझाव यह है कि अन्य आयाम बहुत छोटे आकार की जगह में घुमावदार है। 1 इंच के 10 लाख करोड़ 10 लाखवें हिस्से के बराबर यह इतना छोटा है कि हम इस पर ध्यान ही नहीं देते। हम केवल 3 स्थान और एक समय आयाम देखते हैं जिसमें अंतरिक्ष समय पूरी तरह से सपाट है। यह एक संतरे की सतह की तरह है। यदि आप इसे करीब से देखते हैं तो यह पूरी तरह से घुमावदार और झुर्रीदार है, लेकिन यदि आप इसे दूर से देखते हैं तो आपको उभार दिखाई नहीं देते हैं और यह चिकना प्रतीत होता है। अंतरिक्ष समय के साथ भी ऐसा ही है। ऐसे ब्रह्मांड के रहस्य जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जेंडर यूनिवर्स स्पेस डॉक्यूमेंट्री चैनल को और जुड़िए हमारे साथ। बहुत छोटे पैमाने पर यह 10 आयामी और अत्यधिक घुमावदार है, लेकिन बड़े पैमाने पर आप वक्रता या अतिरिक्त आयाम नहीं देखते हैं। यदि यह तस्वीर सही है तो यह भावी अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बुरी खबर है। अंतरिक्ष यान को पार करने की अनुमति देने के लिए अतिरिक्त आयाम बहुत छोटे होंगे। हालांकि यह एक और बड़ी समस्या खड़ी करता है। क्यों कुछ, लेकिन सभी नहीं आयामों को एक छोटी सी गेंद में लपेटा जाना चाहिए। संभवतः आरंभिक ब्रह्मांड में सभी आयाम बहुत घुमावदार रहे होंगे। 3 स्थान और एक समय का आयाम क्यों समतल हो गया जबकि अन्य आयाम मजबूती से मुड़े हुए रहे? एक संभावित उत्तर मानवशास्त्रीय सिद्धांत है। हमारे जैसे जटिल प्राणियों के विकास के लिए 2 अंतरिक्ष आयाम पर्याप्त नहीं लगते हैं। उदाहरण के लिए एक आयामी पृथ्वी पर रहने वाले द्विआयामी लोगों को एक दूसरे से आगे निकलने के लिए एक दूसरे के ऊपर चढ़ना होगा। यदि कोई द्विआयामी प्राणी कुछ खा लेता है जिसे वह पूरी तरह से पचा नहीं पाता है तो उसे अवशेषों को उसी तरह ऊपर लाना होगा जैसे उसने उन्हें निगला था, क्योंकि यदि उसके शरीर के माध्यम से एक मार्ग होता तो यह प्राणी को 2 अलग अलग हिस्सों में विभाजित कर देता। हमारा द्विआयामी अस्तित्व बिखर जाएगा। इसी प्रकार यह देखना कठिन है कि द्विआयामी प्राणी में रक्त का संचार कैसे हो सकता है। 3 से अधिक अंतरिक्ष आयामों के साथ भी समस्याएं होंगी। 2 पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल 3 आयामों की तुलना में दूरी के साथ अधिक तेजी से घटेगा। इसका महत्व यह है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जैसे ग्रहों की कक्षाएं अस्थिर होंगी। वृत्ताकार कक्षा से कम व्यवधान जैसे कि अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है पृथ्वी को सूर्य से दूर या उसमें सर्पिल होने का कारण बनेगा। हम या तो जम जाएंगे या जल जाएंगे। वास्तव में दूरी के साथ गुरुत्वाकर्षण के समान व्यवहार का अर्थ यह होगा कि सूर्य भी अस्थिर होगा। यह या तो टूटकर गिर जाएगा या ढहकर एक ब्लैक होल बन जाएगा। किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर जीवन के लिए ऊष्मा और प्रकाश के स्रोत के रूप में इसका अधिक उपयोग नहीं होगा। छोटे पैमाने पर विद्युत बल जो इलेक्ट्रॉनों को परमाणु में नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए प्रेरित करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बलों के समान ही व्यवहार करेंगे। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन या तो परमाणु से पूरी तरह से बच जाएंगे या यह नाभिक में सर्पिल हो जाएंगे। किसी भी स्थिति में किसी के पास परमाणु नहीं हो सकते जैसा कि हम उन्हें जानते हैं। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जीवन कम से कम जैसा कि हम जानते हैं केवल अंतरिक्ष समय के क्षेत्रों में मौजूद हो सकता है जिसमें 3 स्थान और एक समय आयाम छोटे नहीं होते हैं। इसका मतलब यह होगा कि कोई मानवशास्त्रीय सिद्धांत के लिए अपील कर सकता है बशर्ते कोई यह दिखा सके कि स्ट्रिंग सिद्धांत कम से कम ब्रह्मांड के ऐसे क्षेत्रों की अनुमति देता है। और ऐसा लगता है कि वास्तव में प्रत्येक स्ट्रिंग सिद्धांत ऐसे क्षेत्रों की अनुमति देता है। ब्रह्मांड के अन्य क्षेत्र भी हो सकते हैं या अन्य ब्रह्मांड जो भी इसका अर्थ हो सकते हैं जिनमें सभी आयाम छोटे छोटे हैं या जिनमें 4 से अधिक आयाम लगभग सपाट है। लेकिन ऐसे क्षेत्रों में अलग अलग संख्या में प्रभावी आयामों का निरीक्षण करने के लिए कोई बुद्धिमान प्राणी नहीं होंगे। अंतरिक्ष समय के आयामों की संख्या के सवाल के अलावा स्ट्रिंग सिद्धांत में अभी भी कई अन्य समस्याएं हैं जिन्हें भौतिकी के अंतिम एकीकृत सिद्धांत के रूप में प्रशंसित होने से पहले हल किया जाना चाहिए। हम अभी तक नहीं जानते हैं कि क्या सभी अनंत एक दूसरे को रद्द करते हैं या स्ट्रिंग पर तरंगों को विशेष प्रकार के कणों से कैसे संबंधित करते हैं
जिन्हें हम देखते हैं। फिर भी यह संभावना है कि इन सवालों के जवाब अगले कुछ वर्षों में मिल जाएंगे और सदी के अंत तक हमें पता चल जाएगा कि क्या स्ट्रिंग सिद्धांत वास्तव में भौतिकी का लंबे समय से मांग किया जाने वाला एकीकृत सिद्धांत है। क्या सचमुच हर चीज का एक एकीकृत सिद्धांत हो सकता है, या हम सिर्फ मृग तृष्णा का पीछा कर रहे हैं? ऐसी 3 संभावनाएं प्रतीत होती है। सबसे पहले, वास्तव में एक पूर्ण एकीकृत सिद्धांत है जिसे हम किसी दिन बनाएंगे, पता लगाएं कि क्या हम पर्याप्त रूप से स्मार्ट है। दूसरा, ब्रह्मांड का कोई अंतिम सिद्धांत नहीं है, केवल अनंत है सिद्धांतों का क्रम जो ब्रह्मांड का अधिकाधिक वर्णन करता है सटीकता से। तीसरा, ब्रह्मांड का कोई सिद्धांत नहीं है, घटनाओं की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती एक निश्चित सीमा से परे, लेकिन यादृच्छिक और मनमाने ढंग से घटित होता है। लेकिन हमेशा कुछ हद तक अनिश्चितता होती है। यदि कोई चाहे तो इस यादृच्छिकता का कारण ईश्वर का हस्तक्षेप बता सकता है, लेकिन यह बहुत ही अजीब तरह का हस्तक्षेप होगा। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि यह किसी उद्देश्य की ओर निर्देशित है। वास्तव में यदि ऐसा होता तो यह यादृच्छिक नहीं होता। आधुनिक समय में हमने विज्ञान के लक्ष्य को फिर से परिभाषित करके तीसरी संभावना को प्रभावी ढंग से हटा दिया है। हमारा उद्देश्य कानूनों का एक सेट तैयार करना है जो हमें अनिश्चितता सिद्धांत द्वारा निर्धारित सीमा तक घटनाओं की भविष्यवाणी करने में सक्षम बनाएगा। दूसरी संभावना कि अधिक से अधिक परिष्कृत सिद्धांतों का एक अनंत क्रम है, हमारे अब तक के सभी अनुभव से सहमत है।